अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जाहिद गुलाम रसूल एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक। स्टूडेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के स्टार्ट में जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो हमने देखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल से डिस्कस किया। स्टूडेंट, उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपने अपने जहन में रखना है। अगर किसी बच्चे को उसमें प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट इसकी जो प्रीवियस जो फर्स्ट पार्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे जितनी भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेस ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे करेंगी। मींस अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट का, वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का नहीं पता होगा स्टूडेंट, तो ये करेक्टरिस्टिक्स आपके लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आज हम जो बातें करने जा रहे हैं वो आपस में लिंक्ड है और काफी कॉन्सेप्चुअल भी हैं। तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जो मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी जो बुनियादी खूबियां होती हैं वो नहीं बदलती। मींस तमाम मेटल स्टूडेंट हार्ड होती हैं, टफ होती हैं, मेलिएबल और डक्टाइल होती हैं। मेलिएबल का आपको पता है कि मेलिएबल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसके जरिए हम मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच वी कन्वर्ट द मेटल्स टू शीट्स। इसी तरह डक्टाइल का वर्ड निकला है डक्ट से, नाली जिसे हम कहते हैं। डक्ट्स मींस हम वायर्स को, इसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखें जो हम कॉपर वायर यूज करते हैं, सिल्वर वायर यूज करते हैं, इसके अलावा जो गोल्ड की ज्वेलरी स्टूडेंट हम यूज करते हैं उसमें भी गोल्ड की वायर्स बनाई जाती हैं, फिर उससे आगे फर्दर डिफरेंट तरह की जो है ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। और जो मोस्ट मेलिएबल और डिक्टाइल मेटल है स्टूडेंट वो गोल्ड, ये याद रखिएगा। गोल्ड जो है ना वो मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल है, और सिल्वर और गोल्ड ही जो है ना मोस्ट कंडक्टिव मेटल्स भी ये कंसिडर होती हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज की तरफ हम आते हैं, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं बाइंडिंग एनर्जीज को। तो स्टूडेंट देखें, अब ट्रेंड ये लिखा हुआ है बुक में कि बाइंडिंग एनर्जीज increases from थर्ड बी अप टू 6B लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये आपकी बुक के अल्फाज हैं कि थर्ड बी से लेके 6B तक जो ना ये बाइंडिंग एनर्जीज बढ़ेंगी। मींस इनकी जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, बाइंडिंग एनर्जीज का मतलब क्या होगा। आप कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जीज का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। ये जो MB है इसका मतलब है मेटेलिक बॉन्ड, याद रखिएगा। तो मेटेलिक बॉन्ड की जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो थर्ड बी से लेके 6B तक बढ़ रही है। अगर आप ग्रुप्स को मतलब इस पूरी सीरीज को देखें, थर्ड बी इसका मतलब है स्कैंडियम से हम स्टार्ट हो जाते हैं। स्कैंडियम से नेक्स्ट स्टूडेंट देखें हमारे पास टाइटेनियम है, टाइटेनियम से नेक्स्ट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड देन क्रोमियम। अब आप देखें स्टूडेंट, बाइंडिंग एनर्जी स्कैंडियम से लेके अप टू क्रोमियम तक बढ़ती जा रही। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें, देखें स्टूडेंट, इसका 3D1 है, इसका 3D2, इसका 3D3 वेनेडियम का, और क्रोमियम में 3D5 हो जाता है। ठीक है, मींस इसका जो डी सबशेल है वो हाफ फिल्ड है, लेकिन मत भूलिएगा इसके पीछे जो 4s मौजूद है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। मींस आप कह सकते हैं क्रोमियम के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, लेकिन स्टूडेंट उसके बावजूद भी वेनेडियम की जो बाइंडिंग एनर्जीज है, वेनेडियम का जो मेटालिक बॉन्ड बनेगा वो क्रोमियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। रीजन क्या होती है कि जब हाफ फिल्ड सबशेल हो जाता है, जैसे कि डी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो डी ऑर्बिटल जब हाफ फिल्ड होगा ना स्टूडेंट, तो इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी। जब स्टेबिलिटी आएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में ज्यादा आ जाएंगे, और मेटालिक बॉन्ड बनाने के लिए जो हमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है उनका रिलीज होना मुश्किल हो जाएगा। मोर टाइटली बाउंड होंगे, लेस जो ना वो इनका रिलीज होगा, जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड इनका वीक हो जाएगा। तो आप देखें कि याद रखिएगा वेनेडियम की जो बाइंडिंग एनर्जीज होंगी स्टूडेंट वो सबसे हाई होगी, और इसी वजह से इसका मेटालिक बॉन्ड भी क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, मींस थर्ड बी से लेके 6B तक स्टूडेंट क्या हो रहा है, मेटाल इसकी बाइंडिंग एनर्जीज बढ़ रही है। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीजेस
बाइंडिंग एनर्जीज डिक्रीज होंगी, डिक्रीजेस फ्रॉम 6b के बाद स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है 7b। 7b से लेके स्टूडेंट ये जाएंगी जी 2b तक। अब 7b से अगर हम देखें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट स्टूडेंट मौजूद हैं, तो आप 7b को देखें जी, मैग्नीज है, मैग्नीज। अब आप देखें मैग्नीज, उसके बाद देखें आयरन, कोबाल्ट, निकल। अच्छा स्टूडेंट ये 7b है हमारे पास, ये तीनों 8b का हिस्सा ही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट देखें हमारे पास कॉपर है और लास्ट में जिंक आ जाएगा। ठीक है, मींस इनकी बाइंडिंग एनर्जीज फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। और अच्छा अब यहां पे क्या होगा, सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी होगी मैग्नीज की, और रीजन वही है जो मैंने आपको क्रोमियम में बताई है। लेकिन यहां मैग्नीज में क्या होगा, देखें 4s2 एंड 3d5, इसके डी में 5 इलेक्ट्रॉन। अब अगर जरा आप कॉपर को देखें स्टूडेंट, तो कॉपर में 4s1 3d10। इसी तरह अगर आप जिंक को देखें तो 4s2 3d10। अब स्टूडेंट जो जिंक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो हमेशा +2 होती है, मोस्टली +2 होती है। इसका मतलब है सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन जो ना यहां पे रिलीज होंगे, 3d के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट मींस इलेक्ट्रॉन यहां पे रिलीज नहीं होंगे 3d के। इसलिए जिंक का बनने वाला जो मेटालिक बॉन्ड होगा स्टूडेंट, वो भी क्या होगा, वीक। देखें पहले इंक्रीज हो रही है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जीज बढ़ती जा रही हैं। फिर डिक्रीज होगी, क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगी। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब देखिए यहां पे 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 ऑर्बिटल मौजूद है डी के, और उसमें इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल होंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं पेयरिंग, तो पेयरिंग में क्या होगा स्टूडेंट, अगर हम यहां पे डी के 5 ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास ऑर्बिटल है। हम चले बात कर लेते हैं आयरन की बात करें तो स्टूडेंट देखें आयरन में ये सिचुएशन होगी हमारे पास, क्योंकि 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमारे पास जो डी का फर्स्ट ऑर्बिटल होगा जिसको हम dxy कहते हैं, इसमें पेयरिंग स्टार्ट होगी है। अब इसका एटॉमिक नंबर 26 है, इसका 27 और निकल का 28। मींस जब आप कोबाल्ट पे आएंगे तो एक और पेयरिंग हो जाएगी, निकल पे आएंगे तो एक और ऑर्बिटल में पेयरिंग आ जाएगी, कॉपर में आएंगे तो 5 के 5 ऑर्बिटल जो डी के होंगे स्टूडेंट वो पेयर्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी बाइंडिंग एनर्जीज कम होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है, इस पूरी सीरीज में सबसे जो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है ना, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वो स्टूडेंट होगा मैग्नीज का होगा। और रीजन स्टूडेंट उसकी क्या है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की वो रीजन है, आप याद रखिएगा, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स मींस आप कह सकते हैं डी सबशेल इसका हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड होने की वजह से स्टूडेंट क्या हुआ है, इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है जी, स्टेबिलिटी आने की वजह से क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के होल्ड में ज्यादा आ जाएंगे और वीक मेटालिक बॉन्ड स्टूडेंट इसका बनेगा। ठीक है, और उसी वीक मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा स्टूडेंट, मैग्नीज मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इस 3d सीरीज में जो स्कैंडियम से स्टार्ट हो रही है और जिंक पे एंड हो रही है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीज का होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, मैंने कल आपको जो ना वो जो वीडियो थी हमारे पास, प्रीवियस वीडियो थी, उसमें बताया था आपको कि 3d सीरीज भी है, 4d सीरीज भी है और 5d सीरीज भी हमारे पास होती हैं, इवन के 6d भी होती है। लेकिन हमने जिसको डिस्कस करना है स्टूडेंट वो 3d सीरीज है, मींस स्कैंडियम से लेके जिंक तक हमारा मेन कंसर्न है। और इसमें कुछ ग्रुप्स जैसे कि हम बात करते हैं, कॉपर का ग्रुप है फर्स्ट बी, जिसको हम डिटेल से देखते हैं, मतलब कॉपर सिल्वर और गोल्ड की बात करते हैं, जिनको हम कॉइंस मेटल्स भी कहते हैं, इन मेटल से सिक्के बनाए जाते थे। तो आप ये जहन में रखिएगा स्टूडेंट, हमने जो मेटल प्रॉपर्टीज की बात करनी है ना, वो 3d सीरीज को ही लेके हमने डिस्कस करना है। तो मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट इस सीरीज में सबसे कम है। और स्टूडेंट मैं रीजन आपको बता चुका हूं, आप याद रखिएगा, ये बात में रखिएगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है ना मेटालिक स्ट्रक्चर, वो क्यूबिक ही है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल नहीं, ये बात याद रखिएगा। सिर्फ वीक मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो कम हो जाते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स।
अब स्टूडेंट ये जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स है ना, इसका ताल्लुक किसके साथ होता है स्टूडेंट? इनका ताल्लुक होता है बाइंडिंग एनर्जीज के साथ। देखें जैसे 3b से लेके 6b तक बाइंडिंग एनर्जीज बढ़ रही हैं स्टूडेंट, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। अच्छा, अब यहां पे देखें इसमें भी क्या होगा? सेम ट्रेंड है, इंक्रीजेस फ्रॉम 3b टू 6b अप टू 6b लिखा हुआ है। मैक्सिमम आपको जो ना वो वेनेडियम में ही मिलेगा, ठीक है। और देन क्या होगा स्टूडेंट? डिक्रीजेस फ्रॉम 7b टू 2b, ठीक है जी। ये हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड होगा। मींस जो ट्रेंड बाइंडिंग एनर्जीज का स्टूडेंट, वही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। बाइंडिंग एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबशेल। याद रखिएगा, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जीज बढ़ रही है। बाइंडिंग एनर्जीज बढ़ रही है तो इसका मतलब है इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे। लेकिन जैसे देखते हैं हम कि मैग्नीज से ऑनवर्ड पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो पेयरिंग के नतीजे में क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जीज कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं? वो भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने लगे हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, कोवलेंट एंड आयोनिक रेडियाई। कोवलेंट एंड आयोनिक रेडियाई। अब यहां पे स्टूडेंट कुछ बातें हैं समझने वाली कोवलेंट और आयोनिक रेडियाई में। अब वो बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखें स्टूडेंट, यहां पे क्या हो रहा है कि आप जब 3rd B से स्टार्ट होंगे, ठीक है जी, 3rd B से आप स्टार्ट होंगे और उसके आप चलेंगे जी, हमारे पास 5th B ग्रुप है, ठीक है। अब यहां पे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है और यहां पे वेनेडियम आ गया। कोवलेंट रेडियाई और आयोनिक रेडियाई स्टूडेंट इनके स्टार्ट में डिक्रीज होंगे। मींस यहां पे ना आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड मिलेगा, ठीक है। 3rd B से लेके 5th B तक यहां पे डिक्रीजिंग ट्रेंड आपको मिलेगा। और उसकी रीजन स्टूडेंट क्या होगी कि डी ऑर्बिटल या डी सबशेल्स में ना इलेक्ट्रॉन फिल होना शुरू हुए। स्कैंडियम के डी में 1 इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3। अब इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हो रहा है? श्रिंक होना शुरू हो गए। अब उसके बाद क्या होगा? जब आप मूव करते हैं इससे ऑनवर्ड, मींस आप मूव करते हैं 6B टू ऑनवर्ड मूव करते हैं आप 8th B तक, तो यहां पे स्टूडेंट क्या होगा? यहां पर ना आपको ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं जी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ट्रेंड मिलेगा आपको। मींस इनके कोवलेंट और आयोनिक रेडियाई में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है जी। अब उस रीजन देखें क्या है। अगर हम 8B को देखें तो यहां पे आयरन है, यहां पे कोबाल्ट है और स्टूडेंट यहां पे निकल मौजूद है। 8B में ही ये मौजूद है तीनों जो हमारे पास असल में एलिमेंट्स, आयरन, कोबाल्ट और निकल। आप यूं समझ लें कि इन तीनों एलिमेंट्स के कोवलेंट और आयनिक रेडियाई ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है, बिल्कुल, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं इसमें। अब उसके बाद स्टूडेंट क्या होगा कि जब आप मूव करेंगे ना 1B एंड 2B में आएंगे आप। मींस हम बात करते हैं कॉपर के ग्रुप और जिंक के ग्रुप की। अगर हम बात करें तो स्टूडेंट यहां पे आयोनिक और कोवलेंट रेडियाई फिर से क्या होंगे? इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अब ये बड़ी जो ना वो अजीब सी बात है, क्यों इंक्रीज हो रहे हैं स्टूडेंट? ये इंक्रीज इसलिए होंगे ड्यू टू पेनिट्रेशन अफेक्ट। अब पेनिट्रेशन अफेक्ट क्या है? पेनिट्रेशन अफेक्ट ये है कि देखिए, अगर आप कॉपर और जिंक को देखें तो इनका जो 3D होगा ना, उसमें 10 के 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके होंगे। अब देखें स्टूडेंट, आपको बताया ये न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा, तीसरा और चौथा शेल। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे 3D मौजूद है और 4s यहां पे मौजूद है। जब 3D में इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू होंगे और 3D कंप्लीटली फील्ड होगा स्टूडेंट, तो ये 3D क्या करेगा? इस 4s के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा परे धकेलेगा, रिपेल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो आयनिक और कोवलेंट रेडियाई होंगे ना, इनका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये ट्रेंड आपने याद रखना है जिस ग्रुप के हवाले से मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करते हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और वो स्टूडेंट हमारे पास है जी पैरामैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म
पैरामैग्नेटिज्म और साथ ही स्टूडेंट हम कहते हैं डायमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। ठीक है जी, दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको हमने डिस्कस करना है, पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म, या आप यूं कह लें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब स्टूडेंट अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करें ना, मैं इस तरफ से पॉइंट लिखूंगा पैरामैग्नेटिक के और इस तरफ पॉइंट लिख दूंगा डायमैग्नेटिक के। अब देखिए स्टूडेंट, हम पैरामैग्नेटिक इसको बोलते हैं जिसमें सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट वो हमारे पास होता है ओड। ठीक है जी, ओड होता है, या फिर हम कहते हैं जिसके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो वैलेंस शेल में, या उसका जो इलेक्ट्रॉन का सम है वो ओड बनता है, तो स्टूडेंट उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। मींस उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है उसको आप कर लें। ठीक है जी, अब जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना, आप यूं कह लें इसको, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को बड़े आसान लफ्जों में आपको समझा रहा हूं। हम कहते हैं दीज आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। एमएफ का मतलब स्टूडेंट यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स शो करते हैं, मींस इनकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है। रीजन क्या होती है, रीजन मैं भी आपको बताता हूं। अब देखें जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे स्टूडेंट, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होगा, इसमें जो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होगा स्टूडेंट, इवन होगा। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इवन, मींस वो इवन नंबर होंगे। या फिर क्या होगा स्टूडेंट, इसमें आसान लफ्जों में हम कहते हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है वैलेंस शेल में, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का पेयर्ड होना जरूरी है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा ये याद रखिएगा, मैंने बोला सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैं यहां पे एक्सेप्शंस लिख देता हूं। एक्सेप्शंस, कुछ ऐसी स्पीशीज होंगी जिसका सम ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको जो ना वो मिलेगा 8, 16, 32, सॉरी ये 8 नहीं, हमारे पास 10 है। ठीक है जी, 10, 16 और 32, जिनका इलेक्ट्रॉन का सम 10, 16 या 32 होगा वो भी हमारे पास पैरामैग्नेटिक होंगे। है तो ये इवन नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास 16 की एग्जांपल हमारे पास क्या है, 16 की एग्जांपल तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। और अगर आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में देखें तो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, और जो 32 हमारे पास होता है वो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर बनता है। तो स्ट्रोंशियम जो है वो भी स्टूडेंट एक पैरामैग्नेटिक एलिमेंट है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास डायमैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, जिसकी बेस पे हम कहते हैं। अब हम देखते हैं जी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स में स्टूडेंट आते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आप देख लें, जहां पे भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, आप देखें Fe+2 को देख लें, Fe+3 को आप देख सकते हैं, आपके पास मैग्नीज+2 मौजूद है, और भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें जो ना वो मौजूद हैं। आप निकल की एग्जांपल ले सकते हैं, निकल+2 की एग्जांपल ले सकते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास सारे के सारे वो सब्सटेंसेस हैं कि जो पैरामैग्नेटिक है। मींस आप कह सकते हैं कि मैग्नीज से ऑनवर्ड जब आप मूव करेंगे ना अप टू कॉपर तक, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये आपको मिलेंगे। अब डायमैग्नेटिक में स्टूडेंट याद रखिएगा, जिंक न्यूट्रल स्टेट में भी डायमैग्नेटिक है, जिंक अपनी आयोनिक स्टेट में भी डायमैग्नेटिक है। रीजन क्या है, अगेन रीजन स्टूडेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। देखिए जी, हमारे पास जिंक जब +2 में आएगा तो 4s0 हो चुका होगा और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन अभी भी मौजूद है। तो सारे इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड हैं इसके स्टूडेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। देखिए स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं एंटीटेस्ट। ठीक है जी, चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीटेस्ट के हवाले से। हमने एफएससी नहीं पढ़नी, हमने वो ट्रिक्स सीखने हैं कि किस तरह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकें एमसीक्यूज में कि कौन से सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक और कौन से डायमैग्नेटिक है। अब देखिए जी, ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते कैसे हैं, मींस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। स्टूडेंट आपको पता है कि अगर फर्ज करें एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है सिंगल। अब ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट जब रिवॉल्व करता है ना, इसमें दो चीजें होती हैं, इसका इलेक्ट्रिक
फील्ड भी जनरेट होती है इसकी, और स्टूडेंट इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। मींस जो एक इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, अब आपको पता है डबल स्पिन होती है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो अराउंड द न्यूक्लियस भी होती है और अराउंड इट्स ओन एक्सिस भी होती है, इसकी डबल स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। बिल्कुल ऐसे जैसे अर्थ की अगर आप देखें तो जमीन सूरज के गिर्द मुकम्मल करती है जब एक चक्कर, तो इसका 1 साल गुजरता है, और जब जमीन अपने ही एक्सिस के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है तो 1 दिन गुजरता है, और दोनों स्पिन ऑपोजिट होंगी। अगर जमीन जो है वो अराउंड द सन क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज होगी। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो अराउंड इट्स ओन एक्सिस क्या होगा स्टूडेंट, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ऑपोजिट स्पिन क्यों जरूरी है कि जब वो मूव करेगा तो उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ऑपोजिट स्पिन होगी तो सेम मैग्नीट्यूड होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, फील्ड्स बैलेंस हो जाएंगी और इलेक्ट्रॉन जो ना स्टेबली जो ना वहां पे मूव करता रहेगा। लेकिन फिर भी आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है तो हम कहते हैं वो स्टेबल हो चुका है क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो चुकी हुई है, वो स्टेबल है। अब यहां पे भी स्टूडेंट क्या हो रहा है, जब वो पेयर्ड भी होगा ना तब भी यहां पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसकी, और साथ में इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये दोनों फील्ड आपस में बैलेंस्ड हो जाती हैं। मींस एक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसल आउट कर देता है, जिसकी वजह से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स ही नहीं करते। मींस आप कह लें वीकली रिपल्शन, मतलब आप कह सकते हैं कि अट्रैक्शन तो बड़ी दूर की बात है, वो रिपेल करना भी पसंद नहीं करते, ठीक है जी। एक तो होता है ना कि अट्रैक्शन नहीं है तो चले रिपल्शन है, यहां पे क्या है अट्रैक्शन तो है ही नहीं, रिपल्शन भी बहुत थोड़ी होती है। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चूंकि इलेक्ट्रॉन एक होता है, उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से बैलेंस नहीं हो पाता, इसलिए वो सब्सटेंस क्या करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करता है। अच्छा स्टूडेंट, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के साथ ना एक फेरोमैग्नेटिक भी होते हैं। आप यूं समझ लें कि जैसे एक प्रोमैक्स चीज नहीं होती, ये बिल्कुल वैसे है। जैसे हम कहते हैं आयरन को ही हम बोलते हैं कि ये फेरोमैग्नेटिक होते हैं सब्सटेंसेस। मींस आप कह लें ये पैरामैग्नेटिक प्रोमैक्स होते हैं। मींस इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी होती है ना वो नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस से भी ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट अगर आपने चेक करना कोई कौन कौन सा सब्सटेंस किस किस कंडीशन में पैरामैग्नेटिक होगा और किस कंडीशन में डायामैग्नेटिक, तो स्टूडेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए। मतलब देखिए अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट टाइटेनियम की, टाइटेनियम में क्या होता है जी 4s2 3d2 होता है। अगर ये टाइटेनियम कन्वर्ट हो जाता है टाइटेनियम +4 में, तो देखें स्टूडेंट इसके s के भी इलेक्ट्रॉन चले गए, d के भी चले गए, तो ये जो ना स्टूडेंट ये होगा डायामैग्नेटिक, ठीक है। और ये जो सिंपल टाइटेनियम है ना टाइटेनियम, ये स्टूडेंट होगा पैरामैग्नेटिक। आप देख लें ये बड़ी आसान बातें हैं, सिर्फ आपने एक दफा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करते जाना है कौन कौन से सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक और कौन कौन से डायामैग्नेटिक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की स्टूडेंट हम बात करते हैं और वो प्रॉपर्टी है जी ऑक्सीडेशन स्टेट की। बहुत ही अगेन स्टूडेंट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन आसान तरीन, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की समझ आ गई तो स्टूडेंट देखें ऑक्सीडेशन स्टेट असल में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास है जी अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम। किसी भी एटम पे एलिमेंट पे जो अपेरेंटली चार्ज होता है स्टूडेंट वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब देखें जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं स्टूडेंट, इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट वो याद रखिएगा मेजोरिटी +2। मींस आप कह लें कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सभी शो करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि सबके 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्रोमियम के 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, कॉपर के 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन देखें कॉपर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मींस अगर वो अपने 4s के इलेक्ट्रॉन्स को नॉर्मली रिलीज करें तो स्टूडेंट देखें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सभी की होगी। हम सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्कैंडियम मौजूद है, एटॉमिक नंबर स्टूडेंट देखें इसका 21 है। अब हमने क्या किया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में देखें जी यहां पे आर्गन, फिर 3d और 4s। पहले हम 4s फिल करते हैं, फिर जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ हमने 3d में फिल कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने स्कैंडियम को कन्वर्ट कर दिया है आयन में।
अब नॉर्मली स्कैंडियम जिस आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट, वो हमारे पास है +3। अब यहां पे क्या होगा, मैं आर्गोन को मेंशन नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट, आप देखें इसका 4s भी एम्प्टी हो चुका है, इसका 3d भी एम्प्टी हो चुका है स्टूडेंट, उसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अब आपको जो पेपर में एमसीक्यूज आ सकते हैं स्टूडेंट, आपको कैटाइंस दिए जाएंगे और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का पूछा जाएगा, सॉरी बिल्कुल ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसके अलावा उनके डी में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह देखिए अगर हम बात करते हैं टाइटेनियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर स्टूडेंट देखें इसका 22। अब आप इसमें देखें टाइटेनियम में आर्गोन 4s एंड 3d, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 ही इसमें। स्टूडेंट अगर मैं टाइटेनियम का कैटाइन बनाता हूं, +3 ही बनाते हैं हम, तो स्टूडेंट यहां पे देखें इसके 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन डी से चला गया। तो देखें जो टाइटेनियम +3 है स्टूडेंट हमारे पास, इसके डी में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से भी यहां पे कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं इस टॉपिक से। अच्छा, अब यहां पे स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे पास जो नॉर्मली ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यहां पे एक चीज मैं बता दूं आपको कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन जो नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टूडेंट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मींस हम बात कर रहे हैं यहां पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर की, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर में स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारे पास हाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी होंगी और लो भी होंगी। अब इन्हीं हाई और लो की बेस पे क्या होगा, हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स होंगी या स्टूडेंट पी ब्लॉक की मेटल्स भी कुछ आ सकती हैं, यहां पे उनके ना कोवलेंट और आयोनिक कैरेक्टर्स डिसाइड होते हैं। मींस अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, मैं यहां पे एग्जांपल देने लगा हूं, लाइक PB+4 की एग्जांपल देने लगा हूं, ठीक है जी, और ये PB+2। अच्छा, अब यहां पे आप कहेंगे जी जो हमारे पास प्लम्बस है, लेड मेटल जो है पी ब्लॉक से बिलोंग करती है। यस स्टूडेंट, पी ब्लॉक से बिलोंग करती है, लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट आपको समझाना जरूरी है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनके आपको आयोनिक और कोवलेंट कैरेक्टर का पता होना चाहिए। स्टूडेंट जो नॉर्मली हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, ये आयोनिक कैरेक्टर शो करेंगे, ठीक है, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी स्टूडेंट ये कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा शो करेंगे। हमने लेड की एग्जांपल दी। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंट हमारे पास मेटल्स आ जाती है, जैसे हम देखें Fe+2 Fe+3, ठीक है, इसमें भी हमारे पास जो ना वो दोनों मेटल्स में एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है और एक हाई। और याद रखिएगा जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको एंड करते हैं OUS पे एंड करते हैं, फेरस। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है स्टूडेंट उसको इक पे एंड करते हैं, फेरिक। इसी तरह प्लम्बस प्लम्बिक हम यूज करते हैं टर्म। फिर स्टूडेंट देखिए हमारे पास एग्जांपल है SN+2 SN+4। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टेनस है स्टूडेंट, ये आयोनिक होगा, जो स्टेनिक है ये कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा रखेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट। देखें ये मैं आपके साथ जो ना एक टेबल शेयर कर रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से। इसमें आप देखें तमाम जो ट्रांजिशन हमारे पास मेटल्स मौजूद हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन। और आप देखें कि नॉर्मली स्कैंडियम और जो जिंक है, मतलब स्टार्ट और एंड पे अगर आप देखते हैं तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपको फिक्स नजर आएंगे ऑलमोस्ट। स्कैंडियम +3 की फॉर्म में होगा, जिंक मोस्टली जो है ना वो +2 की फॉर्म में होगा डेफिनेटली। और बाकी जितनी भी ट्रांजिशन हमारे पास मेटल्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी मैग्नीज में। मैग्नीज जो है ना वो +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है। मींस वो +1 से स्टार्ट होगा, +7 तक की ऑक्सीडेशन जो है स्टेट वो शो करेगा मैग्नीज चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है स्टूडेंट एसिडिक करैक्टर। एसिडिक करैक्टर के स्टूडेंट हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। अब ये एसिडिक करैक्टर किस सेंस में है, देखें नॉर्मली क्या होता है, जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, कोई भी मेटल्स हमारे पास होती है, मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं स्टूडेंट वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं। लेकिन यहां पे ना एक एग्जांपल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा स्टूडेंट। वो एग्जांपल हमारे पास कौन सी है, मैं यहां पे ना कुछ ऑक्साइड लिखता हूं। हमारे पास है जी मैग्नीज के, मैंने यहां पे लिखा सिंपल मैग्नीज ऑक्साइड लिखा,
2O3 स्टूडेंट मैंने लिखा यहां पे, फिर मैंने यहां पे लिखा MnO2 लिखा, फिर स्टूडेंट देखें MnO3, और लास्ट पे मैं स्टूडेंट एक ऑक्साइड लिख रहा हूं जी Mn2O7 लिख रहा हूं। अब स्टूडेंट यहां पे ना मैग्नीज की आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें जरा, हमारे पास क्या होगी, यहां पे मैग्नीज +2 है, यहां पे मैग्नीज +3, यहां +4, यहां पे स्टूडेंट +6 और यहां +7 है। अब ये हमारे पास मैग्नीज के ऑक्साइड्स हैं और हमने देखना है कि इन ऑक्साइड का एसिडिक और बेसिक करैक्टर हमने देखना है। इस हवाले से भी ना आपको एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अब आप स्टूडेंट याद रखिएगा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, मैं यहां पे एक बात बताने लगा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ, स्टूडेंट जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन नंबर के, आप कह सकते हैं जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा ना उतनी ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। या आपको एक और बड़ा ही आसान सा ट्रिक बता सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो ना वो, यहां पे आप एक और चीज लिख लें, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये ट्रिक क्या है स्टूडेंट, जितने ऑक्सीजन एटम बढ़ते जाएंगे ना उतनी ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी ऑक्साइड की। मैग्नीज नहीं, कोई और भी ऑक्साइड हो सकता है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह ये सेम जो ना आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं नॉन मेटल्स पे भी। नॉर्मली मेटल्स के ऑक्साइड अल्कलाइन होते हैं बेसिक, तो शुरू में जो स्टूडेंट आपको ऑक्साइड मिलेंगे ना ये अल्कलाइन होंगे, ठीक है, ये एम्फोटेरिक नेचर में होगा और ये एसिडिक होंगे। और अगर आपको कंपैरिजन पूछा जाए कि इन सब में स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होगा, तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बनाएगा ये सबसे ज्यादा एसिडिक करैक्टर जो है वो स्टूडेंट शो करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की स्टूडेंट हम बात करते हैं तो हमारे पास है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और नॉर्मली ज्यादातर जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट वो इसी प्रॉपर्टी मींस ये जो कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे हैं कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इसमें से पूछ जाते हैं। अब यहां पे शुरू में स्टूडेंट देखें मैंने कुछ जो ना बातें लिखी हैं। सबसे पहली बात देखिए कि एब्जॉर्ब व्हाइट होल व्हाइट लाइट मींस सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो गई है तो वो जो मटेरियल है ना वो देखने में आपको डार्क लगेगा, डार्क, या आप उसे कह सकते हैं वो ब्लैक नजर आएगा आपको, क्योंकि सारे तो कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिए तो रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं किया। स्टूडेंट देखें किसी भी चीज का जो कलर आपको नजर आता है ना वो जब उस पर लाइट फॉल करती है उस फिनोमिने पे डिपेंड करता है। मींस जब लाइट फॉल करती है तो स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है जो हम देखते हैं जिसकी वजह से हमें कलर नजर आते हैं। जैसे फर्ज करें हमारे पास ये एक मटेरियल मौजूद है और इस पे जब लाइट फॉल करेगी लाइक A B C, 3 तरह की लाइट जो ना वो इस पे फॉल की है, तो ए और सी वाले लाइट इसने एब्जॉर्ब नहीं की, वो ट्रांसमिट हो गई है, बी वाली इसने एब्जॉर्ब की। तो स्टूडेंट देखें जो वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है असल में उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा ना वो शो करेगा। भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं। तो देखें अगर सारी लाइट एब्जॉर्ब होगी है ना, कुछ भी उसने रिफ्लेक्ट नहीं किया, कुछ भी शो नहीं किया, तो स्टूडेंट आपको कोई कलर नजर नहीं आएगा। क्योंकि देखें अगर आपने किसी भी चीज को देखना है तो उसके लिए लाइट का होना जरूरी है। अगर लाइट नहीं है तो स्टूडेंट हर चीज ब्लैक है, डार्क है, किसी भी चीज का कोई कलर नहीं है। तो ये जितने भी बोर्ड्स पे आपको स्टूडेंट कलर नजर आ रहे हैं, सारे कलर इसलिए नजर आ रहे हैं कि इन पे लाइट फॉल कर रही है। कौन सी लाइट फॉल कर रही है? व्हाइट लाइट फॉल कर रही है। अब व्हाइट लाइट में डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ मौजूद है। अब हर कलर अपनी अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो ना वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो ना वो आपको दिखा रहा है, इसलिए डिफरेंट कलर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो अगर सारी ही व्हाइट लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली तो जो सोल्ट होगा ना स्टूडेंट वो डार्क ब्लैक कलर का नजर आएगा, ठीक है। और ट्रांसमिट द लाइट, अब सारी लाइट अगर उसने ट्रांसमिट कर दी, छोड़ दिए, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया, तो स्टूडेंट वो जो सोल्ट होगा ना वो आपको देखने में व्हाइट लगेगा। और केमिस्ट्री में हम व्हाइट सोल्ट को नॉर्मली कहते हैं कि जी ये है कलरलेस सोल्ट, ठीक है। जो व्हाइट सोल्ट होते हैं उसको हम कलरलेस सोल्ट कहते हैं। अच्छा जी, अब देखिए अगर हमारे पास वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कुछ को ट्रांसमिट कर देता है, जैसे कि ये फिनोमेना मैंने दिखाया है, तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो सोल्ट होंगे ना वो कलर्ड सोल्ट होंगे। मींस उन सोल्ट के कोई ना कोई कलर हो गए, वो रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, कुछ भी कलर शो कर सकते हैं, उसको अब हमने देखना है। अब देखें स्टूडेंट मैं यहां पे ना एक कलर व्हील बना देता हूं आपके लिए। ये देखें जी, हम यहां पे ना एक कलर व्हील बनाते हैं जिसमें आपने समझना है कि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है ना असल में वो किस तरह से बनते हैं। अब आपको होता है कि आपने कुछ कलर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम में, विजिबल स्पेक्ट्रम में, और वो कलर हमारे पास स्टूडेंट कौन कौन से हैं? वो कलर हमने स्टूडेंट पढ़े हुए हैं वायलेट, लाइक देखिए जी हमने पढ़ा वायलेट, इंडिगो को छोड़ दें, ब्लू, ग्रीन,
येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये स्टूडेंट हमारे पास वैसे 7 होते हैं ना, हमने इंडिगो को छोड़ दिया है। ये 6 कलर लिख लें, 6 लिखने हैं, इसको कलर व्हील कहते हैं। और इसमें स्टूडेंट देखें, आप यूं समझे कि अगर फर्ज करें ये ऑरेंज है ना, ऑरेंज, तो ब्लू इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। इसी तरह येलो है तो वॉयलेट इसका जो ना वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ग्रीन है तो रेड इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। मतलब अगर ये ऑरेंज को एब्जॉर्ब कर रहा है ना स्टूडेंट, ये देखें, ये अगर ऑरेंज को एब्जॉर्ब करेगा तो ये आपको शो क्या करेगा, ये ब्लू कलर आपको दिखाएगा। ठीक है जी। अब क्या होगा, ट्रांजिशन कंपाउंड्स में नॉर्मली क्या होता है कि जिस कलर की लाइट एब्जॉर्ब होती है ना स्टूडेंट, उसके बिल्कुल जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ना वो आपको दिखाई देता है। मतलब हम यहां पे अगर एग्जांपल लेते हैं, मैं यहां पे टाइटेनियम हेक्सा एक्वा, ठीक है जी, और इस पे +3 चार्ज मौजूद है टाइटेनियम पे। इसका जो कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट बनता है ना, वो क्या करेगा, इसका कॉम्प्लेक्स उसने येलो कलर की लाइट को ना एब्जॉर्ब कर लिया। उसने इस कॉम्प्लेक्स ने, टाइटेनियम हेक्सा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा टाइटेनियम का, येलो कलर की स्टूडेंट लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो स्टूडेंट उसने शो क्या करना है, वॉयलेट कलर शो करेगा। याद रखिएगा, इसने एब्जॉर्ब क्या किया है स्टूडेंट, यहां पे इसने एब्जॉर्ब किया है येलो, येलो को स्टूडेंट इसने एब्जॉर्ब किया है, मैं ABS लिख रहा हूं। अब वॉयलेट कलर आपको नजर आएगा, वॉयलेट शो होगा, देखने में आपको वॉयलेट लगेगा। और स्टूडेंट इसके जो साथ वाले होंगे ना, ये दोनों ट्रांसमिट होने, ये दोनों ट्रांसमिट होंगे। मैंने कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर दी। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जब भी आपको कोई भी इस तरह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया जाएगा तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक सर्टन कलर है, वो नाम बताएंगे जी, ये कलर एब्जॉर्ब हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे येलो कलर एब्जॉर्ब हुआ है, तो वो सोल्ट आपको देखने में कैसा लगेगा, वॉयलेट कलर का नजर आएगा आपको, ये कलर उसका शो होगा। और साथ वाले 2 कलर जो ना ट्रांसमिट होंगे, जैसे कि रेड और ब्लू कलर यहां पे ट्रांसमिट हो रहा है। अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का भी पता लग गया है। ठीक है, कौन सा कलर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसका ऑपोजिट यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो दिखाई देगा, वो नजर आएगा आपको। ठीक है, और साथ वाले 2 ट्रांसमिट होते हैं। तो ये फिनोमेना होता है कलर कंपाउंड्स का, जो आपने याद रखना है। अब आपने डिस्कस करना है कि ये कलर्स बनते किस तरह से हैं, ये असल में कलर्स क्यों नजर आ रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है। हम यहीं पे देखें जी, बात करते हैं, ये हमारे पास है जी D ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है जी, D ऑर्बिटल्स हैं ग्राउंड स्टेट में, D के 5 ऑर्बिटल हैं, DXY है, ये हमारे पास DXY, फिर देखें स्टूडेंट DYZ है, फिर DZX, ये हमारे पास DX² -Y² और ये DZ² है। 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास मौजूद है। अब स्टूडेंट ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, जैसे ही इनके साथ ये वाटर मॉलिक्यूल जो ना वो अप्रोच करता है बाइंडिंग के लिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट करने के लिए आता है ये वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या होता है, इनमें ना स्प्लिटिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स की। 3 ऑर्बिटल्स आपको लो एनर्जी पे नजर आ रहे हैं, 2 ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी पे आ रहे हैं, और इनके स्पेसिफिक नेम भी होते हैं। अभी हम उस तरफ मूव नहीं करने नेम्स की तरफ, वैसे इनको T2G कहते हैं, T2G कहते हैं, और इन ऑर्बिटल्स को हम EG का नाम देते हैं केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। अब स्टूडेंट अगर हम टाइटेनियम की बात करें, टाइटेनियम +3 की अगर हम बात करते हैं, तो आप देखें टाइटेनियम +3 में स्टूडेंट क्या होगा, 4s0 होगा, और 3D में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये जो हमने इसका 1 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिया। अब स्टूडेंट क्या होगा, जैसे इसमें स्प्लिटिंग होगी ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएगा इस ग्राउंड स्टेट में। ठीक है जी, ये लो एनर्जी पे चला गया इलेक्ट्रॉन। अब होगा ये स्टूडेंट कि जैसे इस पे व्हाइट लाइट फॉल करेगी, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की ना एक खास एनर्जी होगी। मींस ये सिर्फ हम टाइटेनियम के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हर मेटल में ये जो डेल्टा E की वैल्यू है ना स्टूडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मींस जब स्प्लिटिंग होगी ऑर्बिटल्स की, अब ये स्प्लिटिंग 2 तरह से हो सकती है। यहां पे 3 ऑर्बिटल नीचे हैं, 2 ऑर्बिटल नीचे हैं, 2 ऑर्बिटल ऊपर हैं। एक स्प्लिटिंग ऐसी भी होगी जिसमें 2 ऑर्बिटल नीचे होंगे और 3 नीचे ऊपर होंगे ऑर्बिटल्स। लेकिन यहां पे देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 3 ऑर्बिटल लो एनर्जी पे हैं, 2 ऑर्बिटल हाई एनर्जी पे हैं। इन ऑर्बिटल्स के दरमियान एक एनर्जी गैप है जिसको हमने डेल्टा E से रिप्रेजेंट कर दिया। अब डेल्टा E एक्चुअली वो एनर्जी है जो इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करनी है। मींस इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ने एक्साइट होना है। स्टूडेंट जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, वो एक लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाता है।
वो जो भी चीज एब्जॉर्ब करेगा, मींस अगर उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है विजिबल स्पेक्ट्रम में तो हमेशा आपको कलर दिखाएगा। अगर उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है यूवी रीजन में तो वो रेडिएशन एमिट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा रेडिएशन एमिट होंगी, लेकिन वो आपको नजर नहीं आएंगी क्योंकि उसने यूवी रीजन में लाइट एब्जॉर्ब की है, वो यूवी रीजन में ही उसको एमिट करेगा। अब यहां पे देखें, जब व्हाइट लाइट फॉल करेगी ये इलेक्ट्रॉन जो ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो इसकी डेल्टा ई के इक्वल होगी। देखें ना, हमारे पास ये कलर्स मौजूद है, इनमें से कोई भी कलर एब्जॉर्ब करा, जैसे फर्ज करें येलो कलर की हमने बात की, येलो कलर की जो वेवलेंथ थी इसके डेल्टा ई के इक्वल थी, वो लाइट वो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की और इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया, हाई एनर्जी पे चला गया। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन ने डी एक्साइट भी होना है। जब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो जो वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब की होगी स्टूडेंट वो रिफ्लेक्ट वो वापस रिलीज करेगा जो हमें नजर आएगी यहां पे। तो स्टूडेंट इस तरह से कलर फिनोमेना हमें जो ना वो मिलता है ट्रांजिशन कंपाउंड्स में, और इस सारे फिनोमेने को स्टूडेंट हम बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन का नाम देते हैं। ठीक है जी, डी डी ट्रांजिशन मतलब डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होती है, इसको स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, इसको ट्रांजिशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। और इस तरह से ट्रांजिशन कंपाउंड्स में ट्रांजिशन जो कॉम्प्लेक्सेस होती हैं इनमें सोल्ट्स कलर फिनोमेना शो करते हैं। स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, कुछ देखें और प्रॉपर्टीज होती हैं इन ट्रांजिशन मेटल्स की, ये एलॉय फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। बड़े आसान सी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यही ट्रांजिशन मेटल स्टूडेंट एज ए कैटलिस्ट भी यूज हो रही होती हैं। आप देखें सबसे बेहतरीन और आसान तरीन एग्जांपल हमारे पास निकल की एग्जांपल है। निकल को हम यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन में, हम यूज करते हैं प्लाटिनम, हम यूज करते हैं प्लाडियम, यूज करते हैं आयरन को हम यूज कर रहे होते हैं, आयरन मेटल को हम यूज कर रहे होते हैं हाबर प्रोसेस के अंदर। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का आपने नाम सुना होगा V2O5, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इंडस्ट्रियल स्केल पे इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास बहुत सारी ट्रांजिशन मेटल हैं जो एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रही हैं। एलॉय फॉर्मेशन में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। जितने भी ये आप देखते हैं स्पोर्ट्स होते हैं उसमें मेडल्स दिए जाते हैं, गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर होता है, ब्रॉन्ज मेडल उसमें होता है। तो ब्रॉन्ज जो ना असल में एक एलॉय है जो इन्हीं ट्रांजिशन मेटल्स के मिक्सअप से बनती है। स्टील को आप देख लें, स्टील जो ना हमारे पास एक एलॉय है जो आयरन की एलॉय कहलाती है। तो स्टूडेंट ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हमारे पास कंप्लीट यूनिट था जिसमें हमने तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टूडेंट डिटेल से डिस्कस किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट जो बातें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए, उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे सारी प्रॉपर्टीज हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर डिपेंड करेंगी। कलर फिनोमेना अगर आपने स्टडी करना है स्टूडेंट याद रखिएगा वही कंपाउंड कलर फिनोमेना शो करेंगे जिसके पास डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो वो कंपाउंड कलर नहीं होंगे। याद रखिएगा कलर हमेशा वो शो करेंगे हमारे पास जिसके डी में ए से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन जो ना वो मौजूद है। अब याद रखिएगा ये वाले हमारे पास कलर्ड सोल्ट होंगे। अगर हम लिखते हैं डी को 0 लिखें या डी कंप्लीटली फील्ड है तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होंगे, ये कलरलेस सोल्ट्स बनाएंगे। आप देख लें जिंक के जो मोस्टली आपको सोल्ट मिलेंगे वो सारे कलरलेस होंगे जिंक के मेजोरिटी केसेस में। ठीक है, कॉपर जो है ना अगर हमारे पास कॉपर +1 की फॉर्म में, ठीक है जी, कॉपर अगर हमारे पास अगर आप देखें मैं यहां पे स्टूडेंट लिख देता हूं, कॉपर अगर +1 की फॉर्म में होगा ना तो कलरलेस होगा। ठीक है, कलरलेस। और अगर वो कॉपर +2 की फॉर्म में होगा तो आपको पता है स्टूडेंट उसका ब्लू कलर हमारे पास होता है। तो ये बातें स्टूडेंट आप याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। स्टूडेंट ये सारी चीजें जो है ना अपने बाकी दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें क्योंकि आजकल स्टूडेंट टाइम को सेव करना बड़ा जरूरी है और ये वीडियो लेक्चर जो है ना आपकी बड़ी हेल्प कर सकते हैं, आपके टाइम और मनी दोनों को सेव कर सकते हैं। अपना स्टूडेंट बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।